गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपके ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, 4th चैप्टर है, 10th A2 को वो करा चुकी हूँ। 10th A1 के लिए ये चैप्टर है। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम देखो, सबसे पहले क्या है, चैप्टर का नाम है आपका कृषि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कृषि मतलब फसल, किसान जो खेतों में जो फसलें उगाते हैं उसी को क्या कहते हैं हम। ये कौन से हैं, प्राथमिक सेक्टर में अपने जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ा था ना, हमारे क्षेत्र को वाला, सेक्टर वाला, तो उसमें कौन सी में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में आती है कृषि। तो हमारे यहाँ पे कोई कितने प्रकार की कौन कौन सी कृषि बोई जाती हैं, हम उसी के बारे में इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए कृषि के प्रकार क्या है। कृषि के प्रकार, कितने प्रकार की कृषि होती है। तो कृषि के प्रकार में क्या होता है, एक हमारे यहाँ कृषि की प्राचीन आर्थिक क्रिया पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक प्रयाण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में समर्थक परिवर्तन हुआ है। कि अगर हम बात करें हमारे प्राचीन काल से लेकर, अगर आज की बात करते हैं हम, आदिकाल से लेकर जब मानव की पैदाइश हुई थी उससे लेकर जब उसने कृषि करनी शुरू की थी तब से लेकर अब तक अगर हम कृषि की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे कृषि में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। सामाजिक स्तर पर भी, सांस्कृतिक स्तर पर भी और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के स्तर के पर भी कृषि में काफ़ी बदलाव हो चुका है। तो इस आधार पर हमारे यहाँ पे जो कृषि है, किस प्रकार की कृषि की जाने, सबसे पहले हम करते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह यानी कि प्रारंभिक, इस शब्द को समझो, जो सबसे पहले शुरुआत की गई थी, प्रारंभ किया गया था भारत में कृषि का, उस टाइम में कृषि जो थी वो सिर्फ क्या थी, जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी। सिर्फ जीवित रहने के लिए, अपने खाद्य वस्तु की पूर्ति करने के लिए सिर्फ कृषि की जाती थी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसी कृषि को देखो हम दूसरे रूप में अगर बात करते हैं, इस कृषि के बहुत सारे नाम हैं। उस टाइम में सिर्फ सामान्य मनुष्य के द्वारा, ये कहें कि सामान्य औजारों के द्वारा, सामान्य औजार में आप कैसे हैं, कृषि के औजारों जैसे लकड़ी के हल है, डावो है, खुदाई करने वाली जो छड़ी होती है वो है, परिवार का सामुदायिक श्रम यानी कि परिवार के लोगों की मदद के द्वारा ज़मीन की खुदाई की जाती थी, हल के द्वारा या फावड़े के द्वारा या किसी दूसरी वस्तु के द्वारा। ठीक है, और पूरी की पूरी मानव श्रम उसमें सबसे ज़्यादा लाई थी, जो पूरे परिवार उसके में अपना योगदान देता था, जो प्राय किसके ऊपर थी, मानसून के ऊपर निर्भर करती थी। मृदा की प्रकृति, प्राकृतिक उर्वरता यानी कि मृदा में जो उर्वरता थी उसमें रासायनिक, किसी प्रकार का रासायनिक खाद नहीं डाला जाता था, बल्कि वही पेड़ पौधों के सूखे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं या सड़े गले पेड़ पौधों के अपशिष्ट पदार्थ हैं या फिर पशुओं का मलमूत्र है, उसी के द्वारा क्या होती थी, फसल में क्या होती थी, उर्वरकता दी जाती थी और उसी के द्वारा कृषि की जाती थी। इस कृषि का मेन कारण क्या था, इसमें सिर्फ क्या होता था, परिवार के निर्वाह के लिए कृषि की जाती थी। इसलिए इस कृषि में किसी प्रकार के रासायनिक या औजारों, यही कहे कि हम आधुनिक औजार या ट्रैक्टर या मशीनों का काम नहीं होता था, सिर्फ मानव श्रम होती थी और प्राकृतिक रूप से इसमें कृषि की जाती थी। सिर्फ उपजाऊ इतना ही उपजाया जाता था जितनी उस परिवार की आवश्यकता होती थी। अगला आप देखिए, कृत दहन कृषि। कृत दहन में क्या होता है, इस कृषि में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने के लिए कोशिश की जाती है। फसल इतनी ज़्यादा लेने की कोशिश की जाती है जिससे कि परिवार की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और हमें दूसरी बचत भी हो जाए। हाँ, हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हम उस पैसे को किसी दूसरी जगह भी लगा सकें। ठीक है, इसमें क्या, किसान ज़मीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उसमें भूमि के टुकड़े के स्थानांतरण कर जाता है। सॉरी बेटा, जो होता है कृत दहन का मतलब होता है, इसको झूम कृषि बोलते हैं, इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। ठीक है, इस कृषि में सिर्फ इतना होता है, ये ज़्यादातर आदिवासी लोगों के द्वारा या जंगलों में घूमते फिरते समुदायों के द्वारा कृषि की जाती है। इस कृषि में क्या होता है कि ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े को साफ किया जाता है, झाड़ फूस जड़ा फूक के, उसके बाद में उस टुकड़े में क्या होती है, फसल के उगाया जाता है। एक या दो फसल लेने के बाद में फिर उस कृषि को क्या किया जाता है, छोड़ दिया, उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में फिर आगे चले जाते हैं। इस प्रकार के ज़मीन को बदलते रहते हैं, स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए वो स्थानांतरित, घुमतू, कृत दहन कृषि के ही दूसरे नाम। बहुत सारे नाम इसके, हर राज्य और हर देश में इस कृषि के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। जैसे हमारे उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मणिपुर में पामुलू और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ और बस्तर जिले में इसको और अंडमान निकोबार द्वीपों में इसे दीपा कहा जाता है। ठीक है, ये इसके आप देख सकते हैं, जो कृत दहन कृषि है उसके बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। इसमें देखिए आप, मेक्सिको अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, वेनेजुला में इसको पुनेको कहते हैं, ब्राज़ील में इसको रोका कहा जाता है, जो कि मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है, इंडोनेशिया में इसे लदांग
और वियतनाम में रे के नाम से इसे जाना जाता है। भारत में ये प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में बेबर दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू पेंडा, उड़ीसा में इसे पमाडाबी या कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालेरे और वाल्टेरे, हिमालय क्षेत्र में इसे खिल, झारखंड में इसके कुरवा और उत्तर प्रदेश में इसको झूम के नाम से जाना जाता है। आपको इतने से में ही बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और करने भी हैं। एनटीएससी की क्लास है इस साल नहीं, अगली बार एनटीएससी का अगर पेपर होगा सेकंड लेवल का तो उसमें एनसीईआरटी बुक ही आती है, इसलिए इसमें बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी। और अगर इसकी बात करें हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम या एनटीएससी का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी। ठीक है बेटा, अगला देखिए आप क्या है इसमें। उसके बाद में है हमारा गहन जीविका निर्वाह कृषि। 2 कृषि हमने पढ़ी, एक कौन सी थी, गहन जीविका निर्वाह कृषि जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि थी, दूसरी हमने पढ़ी कृत दहन झूम कृषि, और तीसरी जो कृषि है वो उसका नाम क्या है, गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि किसको कहते हैं, जिसमें ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जाती है, एक साल में 2 या 2 से अधिक फसलें लेने की कोशिश की जाती है, जिसमें मानव श्रम कम होता है, लेकिन उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ज़्यादा सिंचाई करना और यहाँ तक कि मशीनीकरण का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, गहन जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है। आगे समझ में। अब है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में क्या होता है बेटा, ये व्यापारिक वाणिज्य का मतलब क्या होता है, व्यापार। वाणिज्य का मतलब क्या होता है, व्यापार। आगे समझ में। तो इसमें ज़्यादातर वो फसलें उगाई जाती है जो कि व्यापारिक, जिसका व्यापार किया जाता है, जैसे मूंगफली है, कपास है, ठीक है, गन्ना है, या फिर केला के बागान लगा दे, मौसमी के बागान लगा दे, नींबू के बागान लगा दे। इसमें ज़्यादातर रोपण कृषि होती है, ये बहुत फार्मिंग, इसको फार्मिंग कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी ज़मीन के ऊपर एक ही तरह के पौधे लगाए जाते हैं लंबी चौड़ी जगह पर। इसमें ज़्यादा मानव श्रम की भी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको ज़्यादातर जिस उद्देश्य से किया जाता है उसको इसके बाद सिर्फ व्यापार करने के लिए कृषि की जाती है। ठीक है, अगर उदाहरण के लिए हम लें, हरियाणा है, पंजाब है, चावल वाणिज्य की एक मुख्य फसल के रूप में इसको देखा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में चावल को एक मुख्य खाद्य फसल के रूप में जाना जाता है। रोपण, ये एक रोपण कृषि होती है क्योंकि इसमें ज़्यादातर पौधे लगाई जाती है। लंबे चौड़े क्षेत्र में क्या होता है, बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं, चाहे वो केले के हो, चाहे वो अमरूद के हो, चाहे किसी भी फसल या फल या फ्रूट के हो, वो जैसे चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, इस प्रकार के रबड़ है, इसमें इसी प्रकार के केला है। इसी तरह से कर्नाटक में इसको चाय, कॉफ़ी वहाँ की क्या रोपण फसल के रूप में देखा जाता है, तो एक व्यापारिक फसल के रूप में इसको जाना जाता है। हो गया हमारा। हमने पढ़ा 3, आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगी। पहला हमने पढ़ा कृषि के प्रकार, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, कृत दहन कृषि। तीसरा हमने पढ़ा कि गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि आपको बता दें, ज़मीन के छोटे से टुकड़े ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा यानी कि सिंचाई के द्वारा, रासायनिक उर्वरक, अच्छे किस्म के खाद, बीज, मशीनीकरण के द्वारा एक साल में 2 या 2 से अधिक फसलें लेने की कोशिश की जाती है। व्यापारिक कृषि लंबे चौड़े फार्मिंग कृषि कहते हैं, एक ही जैसी फसल, इसमें पौध का रोपण किया जाता है, ज़्यादा खर्च आता है, मानव श्रम की भी ज़्यादा जरूरत होती है, पैसों की भी ज़्यादा जरूरत होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस कृषि को किया जाता है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है, इस प्रकार की फसलें। सस्य प्रारूप, एक ये थोड़ा सा टॉपिक ये होता है कि बेटा सस्य प्रारूप का मतलब देखो, सस्य आप समझने की कोशिश करो, मेन हेडिंग को समझ जाओगे, चैप्टर समझ में आ जाएगा। सस्य का मतलब होता है फसल। सस्य का मतलब क्या होता है बेटा, फसल। हमारे यहाँ पे फसलों का जो प्रारूप रूप, ठीक है, कितने प्रकार की कौन कौन सी फसलें यहाँ पे बोई जाती हैं। यहाँ आप कहें सस्य का मतलब ये भी होता है कि फसलों का जो मौसम या फसलों की जो सीजन होता है, मेन फसलों का जो सीजन होता है वो समझना है। आया समझ में आपको। तो इसमें देखो हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की फसलें होती हैं मुख्य, रबी की, खरीफ की और जायद की। रबी की फसल पहले देखते हैं, ये शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च और जून के मध्य में इसको मार्च से अप्रैल के बीच में इसको काट लिया जाता है। इसके मुख्य जो हैं गेहूँ है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है, ये इसकी मुख्य फसलें में आती है। अगर पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे गेहूँ और अन्य रबी की फसलें के उत्पादन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से यहाँ पे बारिश होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। सर्दियों में हमारे जो बारिश होती है उसको क्या कहा जाता है, मावठ।
किसे कहा जाता है? मावट कहा जाता है। मावट का किसको कहा जाता है? मावट कहा जाता है। सर्दियों में जो बारिश होती है उसको मावट कहा जाता है और ख़ास करके रबी की फसल के एक वरदान साबित होती है। दूसरी होगी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल का अगर हम बात करते हैं तो ये जून या जुलाई में इसको बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई की जाती है। ये मुख्य मौसम में फसल है, यानी कि मानसूनी फसल है, बारिश के ऊपर पूरी तरह डिपेंड होता है। अगर हम खरीफ की बात करते हैं तो उसमें पूरी सिंचाई के ऊपर होती है। ये पूरी की पूरी मानसून पे होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मानसून कब आती है? हमारे यहाँ जून के फर्स्ट वीक से लेकर सितंबर के सेकेंड वीक तक हमारे यहाँ पे मानसूनी मौसम रहता है। इसमें मुख्य जो फसलें होती हैं चावल है, मक्का है। चावल एक ऐसी फसल है बेटा, चावल मक्का, जो कि दोनों ऋतु में, खरीफ और रबी में दोनों में बोई जाती है। ज्वार है, बाजरा है, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली भी दोनों ऋतु में बोई जाती है। सोयाबीन इसकी मुख्य फसल है। चावल की मुख्य खेती किसमें? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण का तो तटीय मैदान है, उसमें सबसे ज़्यादा चावल की मुख्य फसलें इस खरीफ के टाइम में बोई जाती है। पिछले 4 वर्षों में चावल पंजाब, हरियाणा में भी बोया जाने लगा है। यहाँ भी महत्वपूर्ण फसलें गई हैं। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें ली जाती है, जिसको ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमन, ओस, बोरो कौन सी फसल के नाम है? ये है चावल की फसलों के नाम, जो एक साल में 3 बार ली जाती है। आगे समझ में आपको? अगले हमारी जो है कौन सी आ गई? जायद की फसल। हमने जायद की फसल पढ़ा था तीसरा। जायद की फसल में देखो बेटा क्या है, जायद की फसल में है ये मुख्यतः कब? ये अप्रैल से लेकर जून तक इस फसल को बोया जाता है। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जी, चारे, ये मुख्य चीज़ें होती हैं। साथ में गन्ने की फसल भी इसी के टाइम में वर्ष में एक, यानी कि गन्ना की फसल तैयार होने में 1 साल लग जाता है। तो वो तीनों ही फसलों में आ जाती है, शस्य प्रारूप में तीनों में आ जाती हैं, रबी, जायद और खरीफ में। आगे समझ में? तो हमने यहाँ तक अपनी फसलों के बारे में पढ़ लिया। आप इतना चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करें। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, एनटीएससी के लिए भी। तो एनटीएससी क्लास है, तो प्लीज़ बेटा ध्यान देना और एक एक शॉर्ट क्वेश्चन करने की कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश करें। ओके, धन्यवाद।